हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज एक हम नई अनाउंसमेंट के साथ आए हैं और ये अनाउंसमेंट है रेलवे में नौकरी के सपने का। बच्चों, आप लोग जानते हो कि रेलवे हाल फिलहाल के कुछ सालों में बहुत सारी वैकेंसियां निकाल रही है। निकालने के बाद बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। हाल ही में एनटीपीसी की भी वैकेंसी निकाली गई थी और अभी फिर मौका निकाली है 10वीं पास के बच्चों के लिए। और ये वैकेंसी के नंबर है 22,000। तो बहुत बड़ा नंबर है। नंबर के साथ साथ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत सारे बच्चे अपने जॉब लेते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं। तो ये ऐसा ही एक सपना लेकर फिर आप लोगों के लिए आया है कि नए साल में ये आवेदन आप लोगों के लिए मांगे गए हैं, जिसका आवेदन का डेट जनवरी से स्टार्ट होकर फरवरी तक चलेगा। पूरे के पूरे प्रक्रिया को हम लोग आज समझेंगे, सारी चीजों को जानेंगे, कौन कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ परीक्षा के क्या तरीके होंगे, परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, सारी चीजों को जानेंगे, सिलेबस को भी जानेंगे और पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे। तो सारे बच्चों से कहना चाहेंगे जो भी रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं वो जरूर इस पूरे नोटिफिकेशन को देखें ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें हो जाए और आप अच्छे तरीके से अच्छे माइंड के साथ आप अपना फॉर्म फिल करें, साथ ही साथ तैयारी के लिए लग जाए। ठीक है, तो बात करेंगे क्या है नोटिफिकेशन, क्या है पूरा का पूरा प्रक्रिया, क्या है नोटिफिकेशन में दिए गए डाटा, सारी चीजों को समझेंगे बारीकियों से। क्या है, आप लोग देख रहे हो कि रेलवे जो सबसे बड़ा बोर्ड है, आप लोग जानते हो, जहां पे ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने नौकरी का सपना पूरा करते हैं, सरकारी नौकरी का सपना पूरा करते हैं। तो रेलवे आरआरबी एक नई वैकेंसी लेकर आई है, लेवल 1 की भर्ती है। 2025 की नोटिफिकेशन है जिसका अप्लाई 21 जनवरी 2026 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक रहेगा। पे स्केल की बात करें तो स्टार्टिंग में आप लोगों की सैलरी 18,000 पर मंथ होगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिनिमम एज मांगा गया वो 18 साल मांगा गया और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स मांगे गए। एज रिलैक्सेशन भी अलग अलग कैटेगरियों के दिए गए हैं जिनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, तो वो आप लोग के पास होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th और ITI पास के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसा आप पूरा का पूरा इस थंबनेल वाले फोटो में देख सकते हो। क्या है पूरा का पूरा प्रक्रिया, सारी चीजों को जानेंगे। तो देखो कई सारे न्यूज़पेपर में भी ये मेंशन किए गए हैं कि सरकारी नौकरी रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन 10वीं पास को मौका। दूसरे में देखो सर, रेलवे के 22,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन अगले माह से। तो कई सारे न्यूज यानी कि अखबारों में भी इनके एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं कि आप लोग इन सारे वैकेंसियों को भरें और अपनी नौकरी का सपना पूरा करें। पूरा का पूरा प्रक्रिया जानेंगे। 10वीं पास साथ साथ ITI मांगे जा रहे हैं कुछ कुछ पोस्ट के लिए, तो कौन कौन से पोस्ट हैं सारी चीजों को जानेंगे। इवन जब हम लोग फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए क्या मिनिमम पैसे की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आप लोग देखोगे अगर जनरल OBC या EWS हो तो 500 रुपये लगे जा रहे हैं और अगर आप SC ST या फीमेल से हो तो आप लोगों को 250 रुपये देने हैं आवेदन के लिए। क्या है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का आप लोग देखेंगे, नोटिफिकेशन का पूरा दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करेंगे आरआरबी में अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ और चेन्नई में ये सारी वैकेंसियां हैं जहां पे आप लोग डाल सकते हो। साथ साथ गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद में ये सारी वैकेंसियां दी गई है। तो पूरा का पूरा क्या है, तो आप लोग देख रहे हो कितने सारे पोस्ट हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो असिस्टेंट का पोस्ट है। कौन सा पोस्ट है? असिस्टेंट का पोस्ट है जो ट्रैक मशीन के लिए होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 600 है। असिस्टेंट यानी ब्रिज में 600 वैकेंसी है। ट्रैक मेंटेनर के लिए 11,000 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट के लिए 300 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट TRD के लिए 800 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट लोको शेड के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 200 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के लिए 500 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट TL एंड AC के लिए 50 है वैकेंसी है। असिस्टेंट CNW के लिए 1000 है। पोस्टमैन B के लिए 5000 है और असिस्टेंट S&T के लिए 1500 वैकेंसियां। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22,000 है। आप लोग देख रहे हो ये डिफरेंट पोस्ट के लिए हैं और कुछ ना कुछ पोस्ट में टेक्निकल चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है, तो जिसमें टेक्निकल मांगे गए हैं वहाँ पे ITI में आपको उस ट्रेड के थ्रू टेक्निकल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और क्या है, तो आप लोग देख रहे हो सर, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22,000 है, जिनके इंपॉर्टेंट डेट को आप लोग को याद रख लेना है कि 21 जनवरी 2026 यानी कि नए साल नई खुशखबरी के साथ कि 21 जनवरी 2026 को
आवेदन की प्रक्रिया यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और इनका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 20 फरवरी 2026 को है। तो आप लोग सारे बच्चे तैयार हो जाओ अपने ग्रुप डी की नौकरी लेने के लिए, रेलवे में नौकरी के लिए। क्या है और क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी गई है और कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को ITI के सर्टिफिकेट भी मांगे गए हैं। आप लोग जानते हो 10th के बाद बहुत सारे बच्चे टेक्निकल कोर्स करते हैं जिन्हें ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिकल जैसे ट्रेड में अपना ITI डिग्री कंप्लीट करते हैं। और क्या है सर, एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2026 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम सर 33 साल हो जानी चाहिए। और कुछ कैटेगरी जो SC होते हैं, ST होते हैं, OBC के लिए, उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ठीक है, और क्या है सर, सिलेक्शन प्रोसेस 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा आपका CBT, जो पहला फेज का एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 क्वेश्चंस का। साथ ही साथ जब आप CBT क्रैक करते हो तो अगला होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके फिजिकल स्टैंडर्ड को देखे जाते हैं, रनिंग करके, जंप करके, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। तो जब दोनों टेस्ट आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, लास्ट में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप फाइनली नौकरी लेने के सपनों को पूरा करते हैं और आपको नौकरी मिलती है। तो इन सारे स्टेप को पूरा करने से पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो चैलेंजिंग स्टेप है, वो स्टेप है ग्रुप डी के बच्चों के, जो ग्रुप डी की नौकरी देख रहे हैं उन सारे बच्चों के सबसे चैलेंजिंग फेज उनका CBT एग्जाम होता है कि सर एग्जाम की तैयारी बहुत कम पीरियड में कैसे करें, कैसे करना है। हम पूरे का पूरा सिलेबस आज आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे कि मेनली अगर आप लोग उतने टॉपिक पे ध्यान दे लेते हो तो ग्रुप डी में भी आप लोग अच्छा स्कोर के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इवन अगर आप लोगों को तैयारी करने में कोई भी हेल्प चाहिए दृष्टि एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस चल रही है। आप आकर न्यू ईयर पे एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग न्यू ईयर पे इस ऑफलाइन बैच के साथ जुड़कर अपने ग्रुप डी का सपना पूरा कर सकते हो। हम लोगों का पता है दृष्टि एकेडमी, गुजरात कॉलोनी, चेकपोस्ट 50, बोकारो, झारखंड। ठीक है, साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर है, तो आप लोग ये हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग रख सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर के साथ कांटेक्ट करके आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। मेरा ऑफिस बोकारो, झारखंड के बोकारो जिले में है। तो जो भी बच्चे आसपास के बोकारो एरिया के हैं जो ग्रुप डी का सपना देख रहे हैं और ग्रुप डी में करो या मरो और इस बार नौकरी लेना ही लेना है, इस तरीके की जोश रख रहे हैं, तो जरूर हमसे संपर्क करें ताकि हम आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएं। इवन अगर आप लोगों को YouTube प्लेटफॉर्म से कुछ मदद चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा, उन सारी चीजों के बारे में भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्या है पूरा का पूरा सर, इन सारे फेज में सबसे पहला फेज है CBT एग्जाम का। तो CBT एग्जाम में एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला आता है साइंस। आप लोग जानते हो सर, साइंस आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम में बैठो तो हर एक एग्जाम में आपको साइंस एंड टेक और नॉर्मल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइंस के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर मैथ्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके जीएस, तो जीके जीएस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में है सर रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 100 क्वेश्चंस आपको इन सारे टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आप लोगों को अपनी तैयारी सही तरीके से करनी है ताकि इस बार CBT एग्जाम आपके 1 मार्क या फिर 2 मार्क से ना रुके, आप अच्छे मार्क्स के साथ अपना CBT एग्जाम क्रैक कर पाओ और आप अपने नौकरी का सपना पूरा कर पाओ। तो पूरा का पूरा चीजें जानेंगे कि जनरल साइंस, मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, मेनली कौन कौन सा टॉपिक हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में बात करेंगे। तो मैथ में आप लोग देख रहे हो मैथ में कितने क्वेश्चन हैं? मैथ में है 25 क्वेश्चंस। तो 25 क्वेश्चंस के लिए मेनली जो टॉपिक पे ध्यान रखना है वो है सबसे पहला आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसे कि पूछा जाता है कि 1 2 3 4 5 लगातार 100 तक नंबर का टोटल एड क्या होगा, टोटल सम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस होंगे। बॉड मास का रूल आप लोग जान ही रहे हो कि सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ का काम होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो आपको ये रूल पता होनी चाहिए। इन रूल से आप कोई भी एडिंग या फिर कोई भी सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली कर सकते हो और करेक्ट आंसर को आप चूज कर सकते हो। अगला आता है डेसिमल्स। आप लोग देखोगे बहुत सारे बच्चों को आज डेसिमल का 8 दे दें, डेसिमल का मल्टीप्लाई दे दें, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेसिमल्स पे भी ध्यान देना है। अगला आता है फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं विन, हिंदी में विन कहते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर और डोमिनेटर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन वाले एड, फ्रैक्शन वाले डाटा के आंसर आप लोगों को आने चाहिए, उनके बनाने के तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए। अगला क्या है, एलसीएम जिसे हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे हम लोग लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, तो आपको ये होना चाहिए। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक इसको बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्या है, परसेंटेज। आप लोग जानते हो जो ग्रुप डी के क्वेश्चंस आते हैं, जो ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो आप कई सारे टॉपिक को बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली उनके आंसर ला सकते हो। तो परसेंटेज। फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको कई बार एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आयतन, क्षेत्रफल से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आप लोग जानते हो कि कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दो आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं और उनमें से एक आदमी उसी काम को कंप्लीट करने में 6 दिन लगता है, तो बताइए दूसरा आदमी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। तो ये क्या हो गया, टाइम एंड वर्क जैसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग देख सकते हो। फिर क्या आता है सर, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर आप रेलवे के एग्जाम में बैठ रहे हो तो रेलवे के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। एक रेल ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन की ओर आ रही है, दूसरी रेल बी डायरेक्शन से ए डायरेक्शन की ओर जा रही है, दोनों का स्पीड अलग अलग दिया गया कि एक का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने टाइम पे क्रॉस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। दूसरा है सर एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, देख लो आप लोगों के अगर परसेंटेज अच्छे हैं तो ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए। अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा वाले कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम के बारे में बात करें, मान लेते हैं कोई एक टेप को हम ओपन कर रहे हैं, वो टेप किसी टंकी को 2 घंटे में भर देता है, ठीक है, और अगर उसी रेंज के 2 टेप लगा दें तो कितने टाइम पे वो टंकी भर जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाइप एंड सिस्टम में। फिर अगला सर एवरेज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको भी देखोगे तो ये सर कहीं ना कहीं परसेंटेज वाले टॉपिक से रिलेट होता है, नंबर सिस्टम से रिलेट होता है। तो मेनली अगर आप लोग इन सारे टॉपिक पे ध्यान दे ले रहे हो तो आप 24-25 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से आराम से पढ़ लेते हो तो। और क्या है, दूसरा है आप लोग का रीजनिंग। तो रीजनिंग में अभी आप लोगों ने देखा होगा सर रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो देख लीजिए सर रीजनिंग सबसे हाईएस्ट मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए। तो आपको 30 मार्क्स की तैयारी के लिए आपको रीजनिंग का बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल पे होते हैं पर टाइम टेकन होते हैं। हमें टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आना चाहिए, भले हम सारा क्वेश्चंस बना लें पर टाइम के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चंस को बनाने आना चाहिए। तो रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग देखो एनालॉगिस के क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज में नंबर सीरीज लेटर सीरीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं। रिलेशनशिप में क्या होंगे सर, रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जंबलिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेन डायग्राम डीआई वाले क्वेश्चंस होते हैं सर, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग होते हैं, क्लासिफिकेशन वाले और डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग मेनली अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में अगर ये 30 क्वेश्चंस पूछ रहा है तो 30 आउट ऑफ 30 लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ प्रैक्टिस याद रखना, प्रैक्टिस ही आपको ये 30 आउट ऑफ 30 लाने में मदद कर पाएगी। तो प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि याद रखना बच्चों का सिलेक्शन और डिससिलेक्शन के 2 ही रीजन होते हैं, मैथ और रीजनिंग। याद रखना जीके जीएस बहुत बड़ा महासागर है, उसे याद करना, उसे पूरा का पूरा सॉल्व करना शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो, शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, पर मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, उसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ये जो 25 है और ये जो 30 क्वेश्चंस है उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो आप लोगों को पहली प्रायोरिटी मैथ एंड रीजनिंग को देनी है। सेकंड हम लोग को क्या देना है सर, सेकंड हम लोग को देना है जनरल साइंस, क्योंकि यहाँ पे भी रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं।
फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? अगर हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कई सारे यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है ना, बल का ऐसा यूनिट यानी कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा यूनिट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, है ना। और क्या पूछे जाएंगे, कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी पूछा जाएगा जी जिसे ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने को देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि साउंड के बारे में बात करें तो साउंड को हम लोग किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाँ या ना। तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, इको साउंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ऐसे कई सारे टॉपिक के क्वेश्चंस फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। तो फिजिक्स के टॉपिक क्या है सर, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन वन लाइनर पोर्शन के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आप लोग बताना, अगर यहाँ पे वन लाइनर के अगर आप लोगों को टॉपिक चाहिए तो वन लाइनर का कंप्लीट टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, पर आप लोगों के कमेंट के थ्रू ही हम इन सारी चीजों को कर पाएंगे। और क्या है सर, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में कभी पूछा जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि पूछा जाएगा कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाँ या ना। कभी पूछा जाएगा HCl का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है, ठीक है सर। रेन वाटर का pH वैल्यू कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो pH वैल्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, pH स्केल को किन्होंने ढूंढा था, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। अमलगम, आपने सुना होगा कि अमलगम क्या होता है, अमलगम किस दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो अमलगम क्या है, अमलगम क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में वन लाइनर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पूछा जाएगा कि अमीबा कौन सा जीव है, कौन सा एनिमल है ना। तो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का यूज हम लोग आज के फूड इंडस्ट्री में कहाँ पे करते हैं, केक बनाने के लिए करते हैं सर, है ना। आप देखोगे फर्मेंटेड बेवरेज बनाने के लिए करते हैं, यहाँ तक कि अचार बनाने के लिए करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस किस में आते हैं, बायोलॉजी के टॉपिक में आते हैं। और क्या आता है सर, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर डिजीज वाला, यानी कि बीमारी वाला क्वेश्चन। जैसे कि पूछा जाएगा टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो बैक्टीरिया वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वायरस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है सर। अगर टाइफाइड हो रहा है तो टाइफाइड को काउज करने वाले जो सैल्मोनेला टाइफी है, तो सैल्मोनेला टाइफी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सैल्मोनेला टाइफी कौन सी बीमारी को काउज करता है। तो बायोलॉजी वाले टॉपिक में ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। अब इनके अलावा एक अनदर टॉपिक आता है जिसको कहते हैं आविष्कार और आविष्कारक। तो क्या होता है आविष्कार और आविष्कारक, तो कई सारे इवेंट आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे, जैसे कि हम देखें कि राइट ब्रदर सबसे पहले हवाई जहाज बनाया था, तो राइट ब्रदर क्या ढूंढा था। तो ऐसे क्वेश्चन आविष्कार और आविष्कारक से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सर जीके जीएस में, तो जीके जीएस में मेनली क्या है सर, जीके जीएस में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और स्टैटिक पोर्शन। तो अगर आप देखोगे सर जीके जीएस तो बहुत बड़ा है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, मेडाइवल होता है, एनिसेंट होता है, मॉडर्न होता है। तो फिर इसके अलावा सर एक देखें तो एक अनदर टॉपिक हो जाता है आर्ट एंड कल्चर का। तो कितने सारे टॉपिक को हम लेकर पढ़े। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी 2 तरीके के होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी होता है सर, एक जनरल ज्योग्राफी होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़े, दूसरा होता है सर मैप वर्क वाले भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैप वाला होता है सर। फिर आता है पॉलिटी, तो पॉलिटी में बहुत सारे, पॉलिटी में क्या क्या होंगे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो पॉलिटी में सर डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं सर, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं सर। इवन सर इसके अलावा क्या हो सकते हैं, राज्य के क्या काम होते हैं सर, यानी कि राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, इसके साथ स्टेट। अगर हम लोग स्टेट के बारे में तैयारी करेंगे तो स्टेट वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग नेशनल यानी कि राष्ट्र वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्र वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सीजीआई कौन है, सीजीआई का सिलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट के कौन कौन से पावर हैं, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सा पावर है। तो कई सारे आर्टिकल लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला आता है इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन पे आप लोगों को पहला फोकस रखना है। स्टैटिक पोर्शन क्यों, क्योंकि आप लोग जान रहे हो, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन कई बार होते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में अभी अरावली का केस चल रहा है, तो अरावली केस में कई सारे इवेंट आए, जैसे कि एनजीटी वाला आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो पूछा जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से चीजों पे काम करता है,
फिर क्या पूछ सकता है सर, जैसे कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कई सारे एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कई सारे एक्ट हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये एक्ट कब आया था इंडिया में और उस एक्ट के क्या क्या उद्देश्य थे, पर्पस क्या था। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो स्टैटिक पोर्शन, पर ये स्टैटिक पोर्शन कब बना सर, ये स्टैटिक पोर्शन बना करंट को लेकर। तो करंट में भी आरावली रेंज के बारे में चल रहा है, तो आरावली रेंज की टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, आरावली का जो रेंज है कितने राज्यों में फैला हुआ है, आरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन हो गए, पर कब, ये सर करंट इवेंट होने के नाते। तो ध्यान हमें रखना है कि अभी करंट न्यूज में कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है, उस करंट टॉपिक से कई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनर आस्क करता है। सर स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आस्क होते हैं। सर पर्सनैलिटीज, आप देखोगे अभी के टाइम पे पर्सनैलिटीज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो चर्चित व्यक्ति होते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे चर्चित व्यक्ति का भी नाम आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंडिया में कौन कौन से व्यक्ति का चर्चित नाम है और किस चीजों के लिए है, चाहे वो राइटर के सेंस पे हो, चाहे वो खेल खिलाड़ी के सेंस पे हो, स्पोर्ट पर्सन के सेंस पे हो, हाँ या ना। तो कई सारे टॉपिक पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। और लास्ट में होता है सर इंपॉर्टेंट सेक्टर, इकोनॉमिक्स में सेक्टर ध्यान देना है, पॉलिटी सेक्टर और साइंस के सेक्टर में, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर कुछ बेहतर हो रहा है अभी के टाइम पे तो क्या बेहतर हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का आप लोग अच्छा पकड़ हो जाएगा, जिसमें आप अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हो। सर लास्ट टाइम कि ये सारा कंप्लीट करने के बाद और सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलेगा पैसा, है ना। तो वो पैसा क्या मिलेगा सर, तो मिलेगा 18,000 पर मंथ। तो आप लोग लीजिए 18,000 पर मंथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियोस के साथ बने रहें, मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल।